बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। 10 मार्च 1872 को सियालकोट के गांव चियांवाली में मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी के नाम से शोहरत पाने वाले एक बुज़ुर्ग पैदा हुए थे। मार्च का महीना एक बाहर का मौसम होता है, बहुत जो एक तब्दीली आती है फितरत में, फूल खिलते हैं, पत्ते सरसब्ज हो जाते हैं दरख्त। तो ये वो खिलने वाला फूल था जिसकी बहकार आज 151 साल हो गए हैं चारों तरफ फैली हुई है, बल्कि वक्त के साथ साथ उनकी अहमियत बढ़ रही है। मैं जो गुफ्तगू करूँगा उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा भी है। अब उनकी तहरीरें जो हैं वो छप रही हैं, जो बड़े अरसे से कलमी नुस्खों की शक्ल में मौजूद थी, अब वो पब्लिश होके कारी के हाथों तक पहुंच गई है। तो उनके ख्यालात और अफकार सारे वो क्लियर हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रही। अब बहुत सारे लोग जो कहते थे प्रोफेसर मोहम्मद सरवर ने अपनी तरफ से बातें कर दी हैं, अब वो बातें जो हैं इस तरह की फजूल बातें, अब कोई मेरा ख्याल है शायद सुनने को ही तैयार ना हो, या सुने तो उसको कोई अहमियत ही ना दे। अब मौलाना सिद्दी, इनकी इनफरादियत क्या है? तो वन लाइनर होना चाहिए ताकि एक आम आदमी मुतारफ हो सके वो एक सदर पढ़कर कि उनकी इनफरादियत क्या है। तो वन लाइनर उनकी शख्सियत का ये है कि वो मुजाहिद आज़ादी थे। अब ये एक बड़ी जो है ना उलझी हुई टर्म बन गई। हर कोई कहता है मुजाहिद आज़ादी थे, आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। जिहाद आज़ादी के लिए हज़रत शेखुल हिंद ने अपने नुमाइंदे के तौर पर उन्हें अफ़गानिस्तान भेजा। ये तो वो लोग भी कहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते बल्कि उन्हें बहुत बुरा समझते हैं। ये बात तो वो लोग भी मानने को तैयार है कि वो मुजाहिद आज़ादी थे। आप नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट जाए तो वहाँ भी मौलाना सिंधी की तस्वीर लगी हुई है। तो उनके यहाँ जिहाद आज़ादी का मफहूम क्या था, जो असल इंपॉर्टेंट बात है। हमारा मुतालिया पाकिस्तान में एक अबसर्ड सी सिचुएशन में छोड़ता है। एक ज़माने में तो मुतालिया पाकिस्तान सर सैयद से शुरू होता था, फिर सोचा गया कि इसको इस्लामी टच दिया जाए। इस्लामी टच देने के लिए थोड़ा सा पीछे गए हज़रत शाह वलीउल्लाह, और फिर और पीछे गए तो हज़रत जद्दल सानी रहमुल्लाह। लेकिन जो सियासी करैक्टर है, जो सियासी अप्रोच है, वो पूरे मुतालिया पाकिस्तान पे सर सैयद अहमद खां की छाई हुई। अब उसमें सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान का नाम भी लिया जाता है, लेकिन सर सैयद अहमद खां की फिक्र को गालिब दिखाया जाता है। अब कोई ये नहीं सवाल करता कि सर सैयद अहमद खां ने तो अपनी तहरीरों में सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान को बहुत बुरे लफ्ज़ों में याद किया। फिर 1857 की जंग आज़ादी भी हमारे निसाब में कुछ 2-4-6 पैरों में पढ़ाई जाती है। तो भाई 1857 की जंग आज़ादी में तो सर सैयद अहमद खां वो काम कर रहे थे जो 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नवाब महमूद खां जो आज़ादी की जंग लड़ रहा था
सर सैयद अहमद खां उसे नवाब महमूद खां लिख रहे हैं, और जनरल बख्त खां जो जंग आज़ादी का हीरो था उसे सर सैयद अहमद खां कमबख्त खां कह रहे हैं। तो भाई ये कन्फ्यूजन तो दूर करो, ये नहीं दूर की जाएगी। तो जिहाद आज़ादी मौलाना सिंधी के नज़दीक और मौलाना सिंधी के हम ख्यालों के नज़दीक और उनके बुजुर्गों के नज़दीक वो क्या था? अंग्रेज आए तो उन्होंने मलकियत का एक निज़ाम मुतारफ कराया, अंग्रेज आए तो उन्होंने एक फ़िक्र मुतारफ कराई, और उस फिक्र के मुताबिक हमें अंग्रेज़ों को अपना मोहसिन और निजात दहिंदा समझना था। सर सैयद अहमद खान की तहरीरों में पढ़ ली। अब भी मिसाल के तौर पर रेलवे जो है अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा इनाम समझा जाता है। हमारे एक बरखुरदार हैं, उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि रेलवे डिफेंस बजट से बनी थी, और रेलवे के क़याम का मकसद डिफेंस को मजबूत करना था। और उन्होंने जुमला कहा बड़ा खूबसूरत कि लाहौर का रेलवे स्टेशन किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का दफ्तर नहीं लगता, बल्कि एक कला लगता है, एक जो है जंगी छावनी लगता है। तो रेलवे जो है डिफेंस बजट से बनी थी, और उसके मकासद डिफेंस के थे। हाँ, हमें फ़ायदा हो गया, ये ठीक है, लेकिन उनके मकासद ये नहीं थे। इसी तरह जो नहरी निज़ाम बना तो उससे उनके मकसद यहाँ के किसान पर गिरफ्त मजबूत करना थी, ना कि यहाँ की पैदावार में इजाफा करना था। खैर, अब एक तबका था जो अंग्रेज़ों की आमद से पहले यहाँ हुकूमत कर रहा था। वो अखलाकी तौर पर, फिक्री तौर पर, इल्मी तौर पर दिवालियापन का शिकार हो गए, और अंग्रेज़ों ने उनसे हुकूमत छीन ली। सर सैयद अहमद खां उसी शराफिया तबके से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने उस शराफिया को राह अमल बताई। वो राह अमल ये थी कि तुम लोग अंग्रेज़ों की पैरवी करो, उनके गुमाश्ता बन जाओ, और उनकी ज़बान सीखकर उनके दफ्तरों के क्लर्क बन जाओ। उनकी ज़बान सीखकर उनकी ज़बान में मौजूद उलूम पर दस्तरस हासिल करने की बात नहीं की थी, ना हो सकती थी, अलीगढ़ में थे ही नहीं वो लोग। बुरी भली ज़बान सीखकर उनके दफ्तरों में अफसर बन जाओ, और उनके गुमाश्ता बनकर ज़िंदगी गुजारो, और वो हुक्मरान इशराफिया अब तक यही काम कर रहा है। उनके मुकाबले में मौलाना कासिम नानोतवी, उन्होंने ये तरीका कार इख्तियार किया था कि आम आदमी को उन्होंने अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया, मजदूर को, किसान को, आम आदमी को। इशराफियत उनके सामने था नहीं, और जो दारुल उलूम बनाया वो भी आम आदमी के चंदे से बनाया। तो उनका जो मुखातब था, उनका जो रफ़ीक था, वो आम आदमी था। आम आदमी को मुतहर्रिक किया, आम आदमी को बेदार करने की कोशिश की। पहले उनके लिए दीनी तालीम का बंदोबस्त किया ताकि मसाजिद आबाद हो सके। फिर उनके शागिर्द मौलाना महमूद हसन ने 1920 में जामिया मिल्लिया के इफ्तिताह कर दी ताकि जदीद उलूम सीख सके। ये है तसलसल उनका। उससे पहले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नज़ारतुल मारिफ कायम किया था उन्होंने, जहाँ अंग्रेज़ी पढ़े हुए और दीनी तालीम पढ़े हुए लोगों को इकट्ठा किया ताकि अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोग दीन सब सीख सकें, और दीन पढ़े हुए लोग जदीद उलूम सीख सकें, और साथ ही दोनों तरह के लोग कुरान सीख सकें। तो मौलाना सिंधी तक वो फिक्र क्लियर कट सूरत में पहुंची थी कि हुक्मरान तबका जो है ये दिवालिया हो चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंपीरियलिज्म की पैरवी कर सकता है। और उस हुक्मरान तबके ने
1857 के दिन से आज के दिन तक इंपीरियलिज्म से अपनी वफा निभाई है। इंपीरियलिज्म ने कुछ इदारे बनाए, कुछ तबकात बनाए, कुछ अफकार दिए। इदारे, तबकात और अफकार, ये तीन चीज़ें। मौलाना कासिम नानोतवी इनके बिल्कुल 180 के दावे पे, उनके शागिर्द मौलाना महमूद हसन बिल्कुल इनके 180 के जाविये पे खड़े थे। वो ना इन इदारों के साथ थे, ना इन तबकात के साथ थे, ना इन अफकार के साथ थे। वो इन अफकार की नफी भी कर रहे थे, इन इदारों की नफी भी कर रहे थे, इन तबकात की नफी भी कर रहे थे। अब ये एक बड़ा काम है। अब ये तीनों के तीनों की नफी करने का मतलब है डीकोलोनाइजेशन। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज यहां से चला गया, मगर देखें उसका कानून अब तक मौजूद है। हमारा कानून कॉमन लॉ की बुनियाद पर है और आज तक वही चल रहा है कि किसी भी शख्स का कोई केस जो है वो चलाने की औसत जो है पीरियड जो है वो 25 साल है। और 25 साल की उम्र में एक बंदा केस करे तो 50 साल की उम्र तो बनेगी, यानी 25 साल औसत निकलती है। 50 साल भी हो सकती है। हो सकता है कि बंदा फांसी चढ़ जाए और फिर उसको बरी कर दिया जाए। तो ये कानून तो वही चल रहा है। क्यों? कि जिस तबके ने हमारे यहाँ इक़्तिदार संभाला हुआ है, हमारे यहाँ हुक्मरानी कर रहा है, हमारे यहाँ हुकूमत कर रहा है, उस तबके ने न कानून में कोई तब्दीली की, न सूद दर सूद लेने के तरीके में कोई तब्दीली की, और ना किसी पॉलिसी में तब्दीली की। जबकि मौलाना सिंधी आम आदमी को उठाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर जब वो 1939 में बर्रसगीर आए तो सिंध में जो उनके आखिरी अय्याम है जिंदगी के, वो बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। जो लगता है जैसे वो दौड़ रहे हैं। वो कम अज कम बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वो फौरी नौयत का काम कर रहे हैं। स्कूल खोल रहे हैं, मदरसे खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं। कभी किसी से ज़मीन ले लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, तो उन्होंने कई इदारे बनाए। मकसद क्या था? ताकि एजुकेट किया जाए आम आदमी को। वो आम आदमी जिसको एजुकेट करने के लिए उन्होंने पीर झंडा में मदरसा कायम किया था, वही आम आदमी उनके सामने था। उसको एजुकेट किया जाए। आम आदमी एजुकेट करके उसको इशराफिया के आदमी के बराबर ले आए। ये था उनका मिशन। आम आदमी अच्छा, अब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या हो जिस मुल्क में आधी आबादी तो लिखना पढ़ना ही ना जानती हो, और जो आधी आबादी लिखना पढ़ना जानती है उसका मेयार तालीम क्या है वो भी हमारे सामने है। तो लिटरेट नहीं कर सके अपनी कौम को, हम लोग लिटरेट नहीं हो सकी ये पूरी की पूरी कौम, तो यहाँ यूनिवर्सिटियाँ आप 10 खोल दें, 20 खोल दें, 50 खोल दें, पूरी कौम तक तो उसका फ़ायदा पहुँचेगा। वही सर सैयद अहमद खान है, एक तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉलेज खोला और दूसरी तरफ तालीम आमा की नफ़ी की, फीमेल एजुकेशन की नफ़ी की। तो वही रवैया हमारे यहाँ भी चल रहा है कि आप आम आदमी को तालीम दे नहीं रहे और एक महदूद तबका जो है वो पढ़ रहा है, और तालीम भी ऐसी कि जिसमें रिसर्च नहीं है, जो वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ती, जो अपडेट नहीं है। और अपडेट जो तालीम नहीं है वो तालीम क्या होगी, वो जदीद क्या होगी। अब एक जो है दीनी इदारे ने यूनिवर्सिटी खोली है और उन्होंने ये दावा किया है कि हम जदीद व कदीम का हसीन इम्तजाज कायम करेंगे, तो भाई वो जदीद उलूम लाएंगे कहाँ से?
हमारे यहाँ तो जो जदीद उलूम है वो जितने जदीद हैं हमें पता है, जितने जदीद हैं हम जानते हैं, तो वो जदीद हैं कहाँ? तो जब वो जदीद ही नहीं रहे, 50 साल कम अज कम पुराना हर इल्म हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, तो हम अपने उलूम को जदीद ही नहीं कर पाए, तो वो कदीम व जदीद का हसीन इम्तजाज कैसे होगा? खैर, अब मौलाना सिंधी की शख्सियत को देखें कि वो कहते हैं आम आदमी पढ़े, यानी किसान मजदूर को पढ़। आज़ादी की क़यादत कौन करे? आम आदमी। उनके बारे में जब वो आ रहे थे तो अखबारों में छपा के वो बड़े आला ख़ानदान के हैं, ये हैं वो हैं, तो उन्होंने एक मजमून लिख के भेजा कि मैं तो आम आदमी का, आम फैमिली का आदमी हूँ और आम से स्कूलों में पढ़ा हूँ, मिडल जो है वो किया है आम से स्कूल में, उर्दू मीडियम में, और मैं फ़लाँ फ़लाँ मदरसे से पढ़ा हूँ और आम आदमी की ज़िंदगी गुजारी है। मकसद क्या था? ये कॉन्फिडेंस देना आम आदमी को कि आम आदमी भी पढ़कर कुछ कर सकता है। अब एक बात और कि उन्होंने ये नुक्ता नज़र पेश किया था कि जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मेरा मुल्क आज़ाद होगा, तो हम बजट अपने वसाइल के अंदर बनाएंगे, न इमदाद लेंगे और न कर्जा लेंगे। और फिर आलमी इंपीरियलिज्म से मुकाबला करने के लिए एशियन इत्तेहाद की बात की थी। अब उनके जो बुनियादी निकात क्या सामने आते हैं कि पहले तो आम आदमी को तरक्की दी, आम आदमी पढ़े, आम आदमी क्या करे, और उसकी उस ख्वाब की ताबीर हमारे यहाँ तो नहीं हो पाई। इंडिया में, दिल्ली में हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है। इधर पंजाब में एक खाकरो औरत का बेटा जो है वो मेंबर हो गया असेंबली का, केजरीवाल, वो सेफ्टी जूती पहन के खड़ा है और दिल्ली में दूसरी तीसरी मरतबा जीत रहा है। तो उन्होंने ये ख्वाब देखा था मुसलमानों के हवाले से कि आम आदमी को लिखाया पढ़ाया जाए और आम आदमी क़यादत करने की अहलियत है, इसमें इशराफिया में नहीं है और आम आदमी में है, ये लिख पढ़ कर आ गया है। दूसरे, बैरूनी कर्जा ना लिया जाए। तीसरा, एशिया का इत्तेहाद कायम किया जाए ताकि आलमी इंपीरियलिज्म के इस्तेसाल से बचा जा सके। चौथे, इंपीरियलिज्म के गुमाश्ता इदारों से अपने मुल्क को महफूज रखा जाए और उनकी गुमाश्तगी ख़त्म की जाए। अच्छा, अब वो तब लोग जो इंपीरियलिज्म के गुमाश्ता इदारों, इंपीरियलिज्म के गुमाश्ता तबकों, इंपीरियलिज्म के गुमाश्ता लोगों के साथ ताल्लुक बहुत गहरा रखते हैं, उनके नज़दीक मौलाना सिंधी का जो जुर्म कितना बड़ा जुर्म था, मौलाना सिंधी का ये गुनाह कितना बड़ा गुनाह था, अब इस गुनाह की सजा तो उन्हें मिलना थी। अब वो लोग उनकी मुखालफत पर कारबंद है और कभी कहते हैं कि वो देवबंद से पढ़े नहीं थे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनके कुरान फहमी को मुस्तरद करते हैं, मगर वो उंगली नहीं रखते कि ये बात गलत है। वो बताएं कि आम आदमी का जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि वो पढ़ें और क़यादत करें, इसे गलत कहें। वो ये इस बात को गलत कहें कि सूद के बगैर, कर्जे के बगैर मुल्क की मीशत को चलाया जाएगा। ये ख्वाब देखा था कि हमारा मुल्क जो है वो एशियन इत्तेहाद का कायम करेगा ताकि हम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और आलमी इंपीरियलिज्म के गुमाश्तगी से बच सकें। उन्होंने
ये ख्वाब देखा था कि मुल्क में टेक्निकल तालीम दी जाए, ज़राअत की तालीम दी जाए, हम पहलू तालीम दी जाए, औरत को तालीम दी जाए। ये उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का चार्टर तैयार किया था और पूरा एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसमें ये बातें बड़े वजाहत से लिखी कि ज़री तालीम कैसी हो, इंडस्ट्रियल तालीम हो, टेक्निकल तालीम हो, कमर्शियल तालीम हो। फिर उन्होंने ये ख्वाब भी देखा था कि फासलाती निज़ाम के तहत तालीम दी जाए, यानी आम आदमी को, एक औरत को, एक मजदूर को, एक किसान को खड़ा किया जाए और उसे इशराफिया के बराबर लाया जाए। इशराफिया के जब बराबर लाया जाएगा तो हुकूमत ज़ाहिर है आम आदमी के पास जाएगी। तो ये था वो ख्वाब कि आम आदमी कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा और टैक्सेस की भरमार आम आदमी पे नहीं होगी, बल्कि आम आदमी को निजात दिलाई जाएगी। अब एक साहब हैं, बड़े आलिम हैं, उन्होंने मीशत का हल ये बताया कि सूरह वाक़िया पढ़ो और बस ठीक है, दुआ करो। सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन कुरान ने माली बदहाली का कोई हल भी तो बताया होगा या नहीं बताया होगा, या सिर्फ कुरान मजीद विर्द वजीफ़े के लिए है? कुरान तिलावत के लिए यकीनन है, और तिलावत की अहमियत को न मानना मेरे नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म होगा। मगर इसके बाद तालीम किताब व हिकमत भी तो है, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, युज़क्कीहिम भी है। तो तालीम किताब व हिकमत में वो उमूर भी आते हैं जो कुरान हमें अपनी मुआशी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए बताता है। तो मौलाना साहब ने तिलावत के तो हमें एक रास्ता दिखाया, मगर वो रास्ता नहीं बताते कुरान से कुरान की आयतों से, जो रास्ता हमें अपनी मुआशी ज़िंदगी, अपनी माशरती ज़िंदगी, अपनी सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई रहनुमाई कर सके। तो ये रास्ता मौलाना सिंधी बताते थे, इस पर ही वो गर्दन ज़दनी थे, पुश्तनी थे और मुजरम ठहरे थे। तो उनकी ज़िंदगी का जो वन लाइनर बनता है वो ये है कि बर्रे सगीर में मुस्लिम इशराफिया अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अब इसको अपने आप पर मुसल्लत रखना, अपने आप को मुसीबत में डालना है। अब आम आदमी का दौर आने वाला है। आम आदमी को अगर तरक्की मिल जाए, आम आदमी पढ़ जाए, आम आदमी सीख जाए, आम आदमी को अक्ल व दानिश मिल जाए और उसको जमहूरी ज़िंदगी में पूरा का पूरा हक मिले, वो वोटर बने, वोटर ही ना हो, उसके वो असल्ट कर सके खुद को, तो वो इस मुल्क की क़यादत कर सकेगा, वही इस मुल्क को आगे ले जा सकेगा। और इशराफिया जहाँ हमें लाके बंद गली में ले आया है, अब तो ये बात खुल गई है कि इशराफिया के पास हुकूमत करने का ना सलीका है, ना उसके पास कोई दानिश है, और ना उसके पास कोई ऐसी फ़िक्र है कि वो हमें आगे ले जा सके। अब इस बंद गली में तो एक आम आदमी ही क़यादत व सियादत के लिए अगर तैयार हो जाए, तो आम आदमी से मुराद एक दो आदमी नहीं, पूरी कौम के आम आदमी है। तो इसी पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।